सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राउज एवेन्यू स्थित पार्टी दफ्तर को 15 जून तक खाली करने का आदेश दिया था। इस मामले में तीखी बहस के बीच उस वक्त हास्य भी देखने को मिला जब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा था कि उन्हें इस मामले में राजनीतिक दल की ओर से पेश नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने सिंघवी से हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि इस मामले में आपको पेश नहीं होना चाहिए, आप दिल्ली हाईकोर्ट के लिए जमीन का विरोध नहीं कर सकते, आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को दिल्ली के राउज एवेन्यू, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहा जाता है, उस पर जमीन को खाली करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि यह भूमि दिल्ली हाईकोर्ट को अपने बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए आवंटित की गई थी। सीजीआई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने मुख्यालय के लिए वैकल्पिक जमीन के लिए भूमि और विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा था। अदालत ने कहा था कि यह भूमि एवं विकास कार्यालय से आम आदमी पार्टी के आवेदन पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का अनुरोध करेगी। यह विभाग केंद्र के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से बहस करते हुए सिंघवी ने कहा था कि पार्टी अपने मुख्यालय के लिए जमीन की हकदार है और साथ ही यह रेखांकित किया था कि आम आदमी पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिंघवी ने कहा था कि मुझे चुनाव से पहले सड़क पर नहीं उतारा जा सकता है, इस मामले को कुछ राजनीतिक सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि पार्टी को बदरपुर में प्लॉट की पेशकश की गई है। सिंघवी ने कहा, वे हमें बता रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमें कुछ नहीं मिलता, मुझे बदरपुर दिया गया जबकि अन्य बेहतर स्थानों पर हैं, फिर सभी पार्टियों को बदरपुर में शिफ्ट कर दिया जाए। सीजीआई ने जवाब दिया था कि आप भूखंड पाने के लिए हमारे अच्छे कार्यालयों का उपयोग कर रहे हैं, हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं। तो इस पर सिंघवी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि जगह देने से इनकार किया जाए। साथ ही दलीलों के दौरान सिंघवी ने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट उनकी मूल अदालत है। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि उन्हें जगह देने से इनकार किया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी को प्लॉट खाली करना होगा। उन्होंने सवाल किया, वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रैंसम के लिए कैसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कथित तौर पर अतिक्रमण को लेकर आपकी खिंचाई की थी और सीजीआई ने कहा था, कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता, एक राजनीतिक दल उस पर चुप कैसे बैठ सकता है। हाई कोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट इसका उपयोग किस लिए करेगा? केवल जनता और नागरिक के लिए। ऐसा क्यों किया गया? फिर जमीन को हाई कोर्ट को क्यों आवंटित किया गया? हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को ऑफिस खाली करने के लिए और वक्त दे दिया है। शीर्ष अदालत की वैकेशन पीठ ने आम आदमी पार्टी को मौजूदा ऑफिस खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दिया था। शीर्ष अदालत की वैकेशन पीठ ने आम आदमी पार्टी को मौजूदा ऑफिस खाली करने के लिए 10 अगस्त तक का समय दे दिया है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस जहां है वह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित है। उस जमीन पर राउज एवेन्यू कोर्ट का विस्तार किया जाना है। आम आदमी पार्टी का ऑफिस होने की वजह से कोर्ट का काम रुका हुआ है। दरअसल मार्च में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि आम आदमी पार्टी ने साल 2015 से गैरकानूनी तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह लैंड मूल रूप से दिल्ली हाईकोर्ट को अलॉट किया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून 2024 तक का समय दिया था ताकि पार्टी हाईकोर्ट के लिए आवंटित परिसर को आराम से खाली कर सके। साथ ही लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस को 4 सप्ताह के अंदर आम आदमी पार्टी को इसके बारे में अवगत या सूचित करने का निर्देश दिया गया था। इस पीठ में सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। जानकारी के लिए आपको बता दें, चुनाव के दौरान वोटिंग प्रतिशत को लेकर काफी बवाल मचा था और उस वक्त चुनाव आयोग की ओर से देरी से वोटर टर्नआउट जारी करने के खिलाफ दायर एडीआर की याचिका पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। जवाबी हल्फनामे में चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C का डाटा सार्वजनिक करने से इनकार किया था। चुनाव आयोग की तरफ से मनिंदर सिंह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, यह अर्जी खारिज की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा था कि यह अर्जी सुनवाई के योग्य नहीं है। चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें तमाम पहलू स्पष्ट हुए थे। आयोग ने कहा था कि नियम के मुताबिक फॉर्म 17C को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। If you speak, you can't get each other then. दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से, ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे स्पष्ट रखे उनके सामने। उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट्स ये एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फ़र्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं।
यानी पोस्टल बैलेट्स निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले ली जाएगी, यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती ली जाएगी। ये रूल 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है, और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है उसी को रूल किया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।